नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा है कि दिल्ली में होने वाला संसद मार्च और जाट आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर चल रहे कुछ धरने सांकेतिक तौर पर अभी जारी रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आह्वान पर दिल्ली में हुई जाट नेताओं और सरकार की मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया। खट्टर ने कहा कि जाट नेताओं ने उनसे आरक्षण में उनकी मदद को लेकर आश्वासन मांगा है। साथ ही केंद्र में भी जाटों को आरक्षण देने की मांग रखी गई है। खट्टर ने बताया कि जाटों की बड़ी मांग पिछले आंदोलन के दौरान कथित रूप से हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए नौजवानों को रिहा कराने को लेकर थी। इस बीच हरियाणा में जाट आंदोलन 50 दिन पूरा कर चुका है। जाट सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पिछले 50 दिनों से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे जाट बिरादरी के लोगों ने कहा है कि वो अपने बिजली और पानी के बिलों का भुगतान नहीं करेंगे और साथ ही अपने कर्ज भी नहीं चुकाएंगे। जाटों के बारे में कहा जाता है कि एक संपन्न समुदाय है जिसके पास जमीन है और खेती में भी वो संपन्न है, मगर प्रदर्शनकारी जाट कहते हैं कि खेती अब उनके लिए घाटे का सौदा है और उनके पास रोजगार के दूसरे जराए नहीं हैं। पिछले साल हरियाणा में जाटों द्वारा चलाए गए आंदोलन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें दूसरी बिरादरियों के लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। देश देशांतर में चर्चा आज इसी विषय पर कि क्या आरक्षण के जो नए दावे किए जा रहे हैं वो जायज हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहतास हुड्डा, राष्ट्रीय कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अशोक कुमार भारती, देश के जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ होंगे और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रता मुखर्जी। आप सभी का स्वागत है। राकेश रोहतास हुड्डा साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि आपका जो ये आंदोलन है जो फिलहाल वक्ती तौर पर रद्द कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, आखिर क्या कारण है कि आप इस आरक्षण के सवाल को लेकर बहुत हिंसक होते जा रहे हैं? देखिए, ये देश का संविधान 1950 में लागू हुआ और समानता के अधिकार की जब बात आई तो भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात रखी, वह समानता का अधिकार इस देश में कैसे लागू होता है। इस देश में तो शोषित और जातिवाद का जहर इतना फैला हुआ था उसमें 1950 में एक व्यक्ति को अपने पास भी नहीं बैठने दिया जाता था, तो उसमें दलितों को रिजर्वेशन दिया गया। और उसके बाद काका कालेलकर समिति बनी 1954 में, उसमें जाट सहित सभी किसान और मजदूर जातियों को भी आरक्षण देने की पैरवी की गई, उनको भी पिछड़ा बताया गया, लेकिन उस तरफ ध्यान किसी सरकार ने नहीं दिया। उसके बाद जब इमरजेंसी के हालात हुए और सरकार बदली 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मंडल कमीशन बनाकर देश का सर्वे किया गया और बीपी मंडल के अध्यक्षता में जो आयोग था उसकी सिफारिशें जब सरकार को सौंपी गई तो उसमें साफ लिखा गया कि जाट सहित सभी किसान और मजदूर जातियां जो सहयोगी जातियां वो बहुत पिछड़ी हालत में, इनको तुरंत आरक्षण दिया जाए। लेकिन सरकार बदल जाने के कारण उसमें भी कोई उस पर बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो इस बात को प्रमुखता से उठाया गया और कैबिनेट में फैसला किया गया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। लेकिन चीफ सेक्रेटरी मीना साहब उस समय थे जिन्होंने वो ड्राफ्ट तैयार किया था। जाट से सभी किसान जातियों का और सहयोगी जातियों का उसमें नाम था, लेकिन जाट के सामने गुटका और चिलन जाट लिखकर एक षड्यंत्र के तहत 13 जातियों को उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जो कलम की ताकत के बल पर एक षड्यंत्र रचा गया था। तब से लेकर आज तक जाट समाज इस लड़ाई को धरने प्रदर्शन ज्ञापन, उस बात को तो 25 साल से भी ज्यादा 25 साल से ये लड़ाई चल रही है, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी गई। पहले समाज की तरफ जागरूक नहीं था, समाज को इसी बात का पता नहीं था कि हम रिजर्वेशन के दायरे में हैं या नहीं, क्योंकि हमारा समाज तो खेती-बाड़ी करने वाली जाति है और शिक्षा भी हमारे पास नहीं थी। अवेयरनेस 20-25 साल से अवेयरनेस शिक्षा के प्रति आई है और जैसे जैसे समाज पढ़ा लिखा होता गया और जो बच्चे पढ़ने लिखने लगे और अच्छे अंक आने के बाद भी जो नौकरी नहीं मिली तो महसूस हुआ कि रिजर्वेशन जब सभी जातियों को मिला हुआ है, किसान सहित सभी मजदूर जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, तो जाट को क्यों नहीं, जाट भी कर जाती है। चलिए, इस देश में कोई भी ऐसी जाति नहीं। इस बात को लेकर हमने काफी डिमांडें रखी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट से भी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी डिमांड पटेल और मराठों की तरह नहीं है। हम ऑलरेडी 8 स्टेट में रिजर्वेशन है। हमें जो 8 स्टेट में जो जाति रिजर्वेशन में है, स्टेट में एक जाति पिछड़ी है तो सेंटर में कैसे अगड़ी हो सकती है? जी, अशोक कुमार भारती साहब, आप जाटों की आरक्षण की मांग को कितना जायज मानते हैं और क्या आपकी राय में मांग उचित है, आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ऐसा है और हमारी दृष्टि ऐसी है कि इस देश में
आरक्षण का मसला एक ऐसा प्रतिनिधित्व का मसला है, और प्रतिनिधित्व का मसला इस बात से तय होगा कि कोई जात बिरादरी अगर ये महसूस करती है कि उसको प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, सरकार की नौकरियों, क्योंकि सरकार की नौकरी का मतलब नहीं है, सरकार की नौकरी कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। सरकार की जो नौकरियां हैं या पब्लिक सेक्टर की जो नौकरियां हैं वो समुदाय के, देश के कारोबार में हिस्सेदारी का सवाल है, प्रतिनिधित्व का सवाल है। और हम नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हमारी दृष्टि ये है कि जो भी समाज इस देश में आरक्षण मांगता है हम उसके समर्थन में हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि देश के प्रतिनिधित्व में उनको अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे गैर दलित हो, जो भी आरक्षण मांगता है सरकार को उसको आरक्षण देने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई पैरामीटर है ना अशोक भारती साहब, मतलब हर आदमी को तो आरक्षण नहीं दिया जा सकता ना, उसके लिए वक्तन फवक्तन जो कमीशंस बने हैं उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी हैं, एक पैरामीटर्स हैं कि भाई कौन सी जाति पिछड़ी है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उसको मिलना चाहिए। हर एक को आप आरक्षण देने की बात करेंगे तो फिर तो 100% आरक्षण हो जाएगा। देखिए हमारा मानना ऐसा है कि इस देश में आरक्षण को लेके जो इतना बड़ा बवाल है, हमको व्यवहारिक तौर पे सोचना है कि ये रोज रोज के बवाल को कैसे रोका जाए, रोज रोज के सवालों को कैसे रोका जाए जी। और इसके लिए जरूरी ये है कि निश्चित तौर पर हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया, मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे कोर्ट के जो फैसले जाटों के आरक्षण के संदर्भ में आए हैं वो इस बात से अच्छी तरह परिचित, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस देश में यदि सरकार ये फैसला करे कि देश की तमाम सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में 100% आरक्षण लागू कर दे और हर आबादी को उसकी जात के हिसाब से, उसकी संख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दे दे और फिर उस पर जो भी क्राइटेरिया लगाना चाहे वो लगा दे। चलिए प्रोफेसर सुब्रता मुखर्जी साहब, आप कैसे देखते हैं ये आरक्षण की समस्या एक बड़ी विकराल समस्या बनती जा रही है। शुरू में 10 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब 70 साल हो गए, आरक्षण का सिलसिला चल रहा है और कब खत्म होगा इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, और कोई अगर आरक्षण का विरोध करता है तो एक तूफान उठ खड़ा होता है। देखिए, एक अजीब सा समय आया है जब नौकरी घट रही है और हम देख रहे हैं आरक्षण का डिमांड हिंदुस्तान के कोने कोने से बढ़ रहा है, और ये जो नए जो डिमांड ला रहे हैं वो कोई ऐसा पिछड़ा वर्ग तो है नहीं। जैसे जाटों की बात है, इनके पास जमीन बहुत थी और इसके बाद उन्होंने बाद में रियलाइज किया शायद जमीन का जो प्रोडक्टिविटी है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो ठीक ठाक नहीं है, और उसके बाद उनका एक पूरा प्रचेष्टा ऐसा हुआ कि हम आगे बढ़ के हम भी आरक्षण मांगे। तो उसके साथ अभी और भी 3-4 चीजें आप देखेंगे। यूपीए जमाने में इसको माना गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट आके निर्णय लिया कि हम नहीं दे सकते, और इसके साथ और एक भी जो चीज बहुत जरा गंभीर समस्या है कि आप देखिए जो प्राइवेट सेक्टर में जो तनख्वाह है और जो सरकारी जो संस्थाएं हैं इससे बहुत अंतर होता जा रहा है। आप देखिए जो 7वां पे कमीशन जो आप देखेंगे 18,000 मिनिमम है सरकारी नौकरी में, बड़ा प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे आपको 6-7-8,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो एक पूरा जो चित्र है उसको आपको वो टोटालिटी में देखना पड़ेगा। पूरा जो आरक्षण का मुद्दा है इसको हमें रीइन्वेंट करना पड़ेगा, एक आर्थिक दिशा में हम जाना होगा, और जो तनख्वाह का जो ये पूरा डिफरेंस है इसको आपको घटाना पड़ेगा। जो मिनिमम वेज है ये सारा चीज को लाके फिर ही आप कर सकते हैं, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। आपने जैसे कहा 10 साल के लिए बना था, पर ये आप देखेंगे हमारे जो सामाजिक जो पूरा चीज थी उसे 10 साल तो बहुत कम था। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो एक वर्ग के लिए जो हमने आरक्षण दिया है अभी भी चल रही है, और मुझे लगता है काफी देर तक चलेगी। फिर भी मुझे लगता है समय आ गया है कि हमको इसको लेके दोबारा सोचे, एक ऐसा अच्छी तरह ब्लूप्रिंट करे। 100% रिजर्वेशन तो प्रैक्टिकल में नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और उसके अनुसार हम देख सकते हैं कितना हम एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, जब ये आरक्षण लागू किया गया था उस वक्त में ये कहा गया था कि जो जातियां सदियों से पिछड़ी हैं, सदियों से, भारत में कहा जाता है 5,000 साल पुरानी जाति व्यवस्था है, तो उनको एक प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक विशेष अवसर दिया जाए,
और उसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाया गया था। अब आपने एक क्राइटेरिया जो 1950 में बना दिया वो तो 70 साल बाद वैलिड नहीं रह सकता ना। एकदम आपका परिवर्तन तो करना चाहिए था, पर हमारे देखिए जो पूरा जो हमारा राजनीति है वो क्राइसिस मैनेजमेंट में है। संकट में आता है, एडहोक काम होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम नहीं करते। और देखिए हम हर वक्त एक चीज बोलते हैं जो डेमोग्राफिक एडवांटेज, युवा देश है, पर युवा देश के लिए हमने नौकरी कितना किया। मैं आपका एक उदाहरण देता हूँ, इसी साल सरकारी नौकरी 25,000 है जी। 2.5 करोड़ एप्लीकेंट्स है जी। आप रिजर्वेशन आपको मिल भी जाए वो तो सिंबॉलिक होगा, प्रतीकी होगा, उससे आपका सचमुच का कुछ फायदा होगा। ये सारा बात को हम सोच के सारा एक पार्टी कंसेंसस करें, हम देश को कैसे आगे बढ़ाए, ग्रोथ रेट कैसे आगे बढ़ाए, ये समझता है मुझे लगता है बहुत जरूरी है। कृषि कैसे और भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है, इसी दिशा में मुझे लगता है हमें जाना पड़ेगा। ठीक, हमारे साथ इस वक्त जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार भी जुड़ गए। आनंद जी, ये जो जाट आंदोलन की समस्या है पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी उग्र और विकराल रूप धारण करती जा रही है। अभी वक्ती तौर पे एक तरह का संघर्ष विराम जैसा लग गया होता मालूम होता है, लेकिन इसके का कोई स्थायी समाधान आपकी नज़र में है? पहले तो जाट आरक्षण आंदोलन के नेताओं को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए देश को कि उन्होंने टकराहट की बजाय संवाद के रास्ते पर वापस जाना तय किया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि उनकी दृष्टि में जो समस्या है जिसके कि ठोस कारण और आधार हैं, क्योंकि कृषि गिरावट की तरफ है और कृषि में लगे लोगों की राहत के लिए उपाय करने से हम हमेशा संकोच कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा में जो दुर्दशा है, शिक्षा पाने के बावजूद रोजगार लायक नौजवान वो नहीं बन पा रहे हैं जो महानगर से अलग, केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अलग शिक्षा पा रहे हैं, क्योंकि भाषा की दीवार लांघना बहुत मुश्किल है। गैर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वालों के लिए आज सरकारी से लेके कॉरपोरेट तक में कोई भविष्य नहीं है। और तीसरा, हमारे औद्योगिकरण में जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की तरफ हम पिछले 25 साल से चल रहे हैं, पूंजी तो है, ग्रोथ भी है, लेकिन रोजगार नहीं बन रहा है, ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हम हैं। अब अगर इन दुखों से पीड़ित जाट, चाहे मराठा, चाहे पाटीदार नौजवान सड़कों पर चिल्लाता है, उसके माँ बाप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन समाधान आरक्षण में है, ये सोच गलत है। ये ईर्ष्या भाव से आंदोलन चल रहा है कि दलितों को आरक्षण है, अन्य पिछड़ी जातियों को है, हमको क्यों नहीं है। आपको इसलिए नहीं है कि ये आरक्षण शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन से पीड़ित लोगों के लिए व्यवस्था है। आर्थिक पिछड़ेपन से जो पीड़ित हैं उनके लिए नियोजन की जरूरत है, और हमने तो अब योजना आयोग को ही खत्म कर दिया। इसलिए आंदोलन की ऊर्जा को रचनात्मक नवनिर्माण में लगाने के लिए एक तरफ तो आरक्षण नीति की समीक्षा की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ सबको आरक्षण दोगे ऐसा सोच बिल्कुल राजनीतिक पैतरेबाजी है, लोगों को मूर्ख बनाना है। ये संविधान के चलते तो नहीं हो सकता है। ठीक, रोहताश हुड्डा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप वो कहें फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। जी देखिए, मैं उसी बात पर आना चाहता हूं जिस प्रकार से ये कहा गया कि 70 साल के बाद भी आरक्षण व्यवस्था जो कि तो बनी हुई है, 10 साल के लिए ये व्यवस्था की गई थी। उस समय जब आरक्षण की व्यवस्था की गई तो उसमें रिकमेंड किया गया था साथ में कि 10 साल के लिए है, और जब ये समानता के अधिकार के तहत दूसरी जातियों के बराबर आ जाएंगे, आरक्षण व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। लेकिन आज भी आप देखेंगे गाँव में दलित, दानका समाज है, वाल्मीकि समाज, आज भी नाली साफ करने का काम करते हैं। क्या भगवान ने लिख के भेज रखा है कि नाली साफ उनकी सारी बिरादरी या उनके सभी पोते पोतियां सब नाली साफ करेंगे? आज भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनका पिछड़ापन है, और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन और एजुकेशन की तरफ अवेयरनेस उनमें नहीं है। सरकार ने कोशिश की है पिछली बार कई कार्यक्रमों में, शिक्षा का अधिकार दिया है, फ्री एजुकेशन लाया गया है, तो अब कुछ एजुकेशन आई है तो वो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर लागू है, संपन्न व्यक्ति को ओबीसी के अंदर आरक्षण नहीं मिलता। अगर ओबीसी में शामिल किया जाता है जाट जाति को, अनेक किसान जाति इसमें शामिल है, तो इसमें क्रीमी लेयर लागू, जिसकी आमदनी ज्यादा हो तो ऑटोमेटिक से बाहर है। नहीं, इसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसी को इसका फायदा मिलने वाला है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, अभी जैसे प्रोफेसर आनंद कुमार साहब ने कहा, सुब्रता मुखर्जी साहब ने भी कहा कि हालात बदल गए हैं,
आरक्षण मिल जाने से वो भी सरकारी नौकरियों में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो आप इसको प्रतीकात्मक तौर पर रखना चाहते हैं या वाकई आप अपने समाज की, अपनी जाति की दुर्दशा को दूर करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक विषय उठाया आपने, और विषय जब उठता है, बात चलती है, तभी समस्या का समाधान भी होता है, लोगों की समझ में भी बात आती है। देखिए, जिस तरह से पटेल और मराठा, मैंने पहले ही बताया, जिस तरह से वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं उस तरह रिजर्वेशन हमारे नहीं। पटेलों को किसी स्टेट में आरक्षण नहीं है, ना मराठा जाति को किसी स्टेट में रिजर्वेशन है। हमें 8 स्टेट में, हमने 1991 में गुरु नानक सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा में जाटों को आरक्षण मिला था। उसके बाद केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर और गुप्ता कमीशन के आधार पर आरक्षण मिला। लोढ़ा कमीशन के आधार पर दिल्ली में आरक्षण मिला, उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिला, हिमाचल में 8 स्टेटों में आरक्षण है। जो जाति स्टेट में पिछड़ी है और लोग 20 साल से उसको पिछड़ा बताया जा रहा है। एक एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट 1998 कहती है कि जाट, जो सभी किसान जाति पिछड़ी हैं और जाट भी उसमें पिछड़ा है, तो उसको आरक्षण क्यों नहीं? बार बार राजनीतिक दवेश के फैसले लिए जा रहे हैं। जो 1991 में गुरु नानक सिंह आयोग बनाकर हमें आरक्षण दिया गया, तो 1994 में भजनलाल की सरकार आई और उन्होंने रामजी लाल आयोग बनाकर जाट जाति को उससे बाहर कर दिया गया। राजनीतिक दवेश के कारण जाट जाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, आरक्षण मांग नहीं रहे। हमारा अधिकार 1993 मंडल कमीशन की रिपोर्ट में एक षड्यंत्र के तहत छीना गया, उसको वापस पाने की एक कवायद है। और उसी आरक्षण की डिमांड को लेकर पिछले साल अनेक निर्दोष बच्चों पर केस, मुकदमे दर्ज कर दिए गए, नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया। जिस तरह से कानून की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई हरियाणा के अंदर, उसके खिलाफ ये आंदोलन है और शांतिपूर्ण आंदोलन है। 50 दिन क्रॉस हो चुके हैं इस आंदोलन को और 50 दिन में 10 लाख से ज्यादा की संख्या। और जाटों की ओर से आपकी तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई, आप बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं? देखिए, एक तरफा कार्रवाई हुई है। रविंदर नांदल बोर गांव का लड़का है, उसकी बाइक के पीछे जाट होने के कारण शहर के अंदर 150 लोगों की भीड़ उसको मार देती है। आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं है 150 लोगों की में से एक की भी। प्रदीप राठी अपनी मां का इलाज कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल जाते हैं उस आंदोलन के दौरान, क्योंकि चलिए वो तो आप क्योंकि देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि लोग तो मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, हमारे लोग मारे गए, ज्यादती हमारे ऊपर हुई। नहीं, सिर्फ आपके ऊपर नहीं हुई, आपकी तरफ से भी हुई, ये भी मानना पड़ेगा। खैर, मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूं। अशोक जी, ये जो अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि क्या आरक्षण पर पुनर्विचार की जरूरत है और क्या उसके लिए कोई आयोग बिठाया जाना चाहिए, और जैसे क्रीमी लेयर की बात उठी है कि भाई ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया और जिन्होंने अपना शैक्षिक सामाजिक स्तर ऊपर उठा लिया, वो क्या आरक्षण के हकदार होने चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो आरक्षण की जो प्रक्रिया में, एक बात स्पष्ट करके फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिसको आप कह रहे हैं कि आरक्षण शुरू में 10 साल था, मुझे लगता है ये संवैधानिक तौर पर एक तथ्यात्मक त्रुटि है। क्योंकि संविधान में 2 तरह के आरक्षण का प्रावधान था। एक आरक्षण था जो संसद में और विधानसभा में था, वो 10 साल के लिए था। लेकिन जो प्रतिनिधित्व का जो आरक्षण था, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए था, उसमें क्लियरली लिखा है कि जब तक वो दूसरे समाजों के बराबर नहीं आ जाते तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए, और वो स्थिति आज भी आई नहीं है। तो मैं ये करेक्ट करना चाहता था कि क्योंकि इसको लेकर बहुत गलतफहमियां हैं जी, लेकिन असीमित समय तक के लिए तो नहीं है ना? जी, उसमें लिखा है ये कि जब तक बराबर नहीं हो जाते आप बराबर साबित कर दीजिए और उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो बराबर बताना पड़ेगा कि ब्राह्मण और दलित जो है समाज में उनका स्टेटस बराबर हो गया, ठाकुर और दलित का स्टेटस बराबर हो गया, अनुसूचित जनजाति का स्टेटस के बराबर हो गया, तो आप खत्म कर दीजिए। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। जो बात आपने कही कि आरक्षण के पुनर्विचार का, मुझे लगता है कि जरूर इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि आरक्षण अभी तक जो डिजायर रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहा है। क्योंकि पुनर्विचार करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। क्योंकि कई बार जब पुनर्विचार की बात करते हैं तो बात इस दृष्टि से करते हैं कि हमें लोगों को निकालना है। इस बात से हम कभी बात नहीं करते कि इसका मूल्यांकन इस दृष्टि से होना चाहिए कि जो इसके इंटेंडेड रिजल्ट होने चाहिए थे वो रिजल्ट आए या नहीं आए। मुझे लगता है कि अगर आप इंटेंडेड रिजल्ट का इवैल्यूएशन कराएंगे, और भारत सरकार ने बार बार हजारों बार रिजर्वेशन पॉलिसी का मूल्यांकन करवाया है, उन तमाम मूल्यांकन में यह आया है कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो फायदे पहुंचने चाहिए थे वो सरकार के अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण, जुडिशरी के गैर वाजिब इंटरफेरेंस के कारण अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण के वाजिब फायदे नहीं मिले, इसलिए जारी रहना चाहिए। जी, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी साहब, क्या आप मानते हैं
कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए कोई आयोग बने जो 2-4 साल, 5 साल या ज़रूरत हो तो 10 साल विचार करे। और जैसा अशोक जी कह रहे हैं कि अगर वाकई ये स्थिति है कि वो बदली नहीं है तो फिर उसके लिए भी सोचा जाना चाहिए। देखिए, तो ये तो एकदम जरूरी होना चाहिए, पर हिंदुस्तान का जो एक हमारे लिए जो बहुत कठिन समस्या ये है कि आप कोई भी उदाहरण दोगे तो उसको आप एक पॉजिटिव चीज दिखा सकते हो। मैं ये बताऊं, अभी जो ग्रामीण बात किया गया, आप सुलभ शौचालय क्या इतने स्टडीज आई है, उधर हम देखते हैं जो नौकरी के लिए सब अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको हर मजहब के लोग मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेगा, हर कास्ट के लोग मिलेंगे। तो भारत बहुत बदल गया है, एक अर्बन रूरल डिवीजन है, इसको लेके आपको देखेंगे जो स्टेट श्रिंक कर रहा है। लिबरलाइजेशन आपको मान लेना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन आपको मानना पड़ेगा, ग्रोथ रेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इसके अनुसार एक स्थिति आप बनाएंगे। खाली पुराने चीजों में आप जाएंगे तो ये चित्र बदल नहीं सकता, हमको दोबारा सोचना पड़ेगा। टेक्निकल जो मैन पावर बेसिस उसको हमें बढ़ाना चाहिए, जैसे अंग्रेजी का शिक्षा, ये भी जाट आंदोलन में एक बहुत बड़ी चीजें बन रही है। तो ये आप सीधा बात है, आप सबको अंग्रेजी सिखाओ, ये तो किसी को भी नहीं सिखाओ, इस तरह का हम करें तो मुझे लगता है समस्या हल हो सकती है। जी, प्रोफेसर आनंद कुमार, आपकी अंतिम टिप्पणी कि इस समस्या का समाधान क्या है, क्या आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और नया समाज बनाना है 21वीं सदी में, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आरक्षण सिद्धांत का जो सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार है वो आज भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए पहले से ज़्यादा जरूरी हो गया है। वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था पर आधारित नागरिकों की समानता की तरफ ले चलने वाली व्यवस्था की तरफ हम चले। इसका आर्थिक जो पहलू है वो अछूता रह गया। जाट आंदोलन मंडल आयोग पर सीधा हमला कर रहा है और मराठा आंदोलन और पटेल आंदोलन मंडल आयोग की रिपोर्ट के अधूरेपन की तरफ इशारा कर रहा है। इस समय देश में जो असमानता की जड़ें हैं, अगर आज अंबेडकर, नेहरू, गांधी, विवेकानंद या आगे लोहिया, जयप्रकाश, नंबूदरी-पाद, कर्पूरी ठाकुर होते तो वो कहते कि देखो, देश को 5 अन्यायों से मुक्ति चाहिए और उन 5 को समावेशी करने वाला कोई आरक्षण सिद्धांत चाहिए। अभी हमने देखा कि स्त्री पुरुष का जो फासला है वो हर जमात में, ब्राह्मण से लेकर दलित और सैयद से लेकर अंसारी तक है। स्त्री होने के नाते हमको कुछ ऐतिहासिक विवशताओं से बाहर निकलने वाला बेटे चाहिए। दूसरा, अभी जिक्र किया प्रोफेसर मुखर्जी ने, गांव और शहर, ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति को शहरी के मुकाबले में थोड़ा सा सहारा चाहिए। तीसरा, जो अभी सब जानते ही हैं, जाति का, दलित के लिए अभी इस समय ये संतोष की बात नहीं है कि मुसलमान उससे नीचे गिर रहे हैं, ये असंतोष की बात है कि वो बाकी से फासले को कम करने में, शहर में अगर नहीं आता, अंग्रेजी नहीं पढ़ता तो उसके लिए दिक्कत है। इसलिए जाति और फिर जनजाति जी। और जो नया इस समय संकट पैदा हो रहा है सच्चर कमेटी के बाद, वो है मुसलमानों का संकट। अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में मुसलमानों के लिए चौतरफा हमले का माहौल है। तो अगर देश को बिखराना है तो आप इस आरक्षण नीति को, जो करीब करीब मुर्दा हो चुकी है, बंदरिया की तरह से चिपकाए रहिए, वरना इसको वैज्ञानिक बनाइए, समावेशी बनाइए। और राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी है, संसद की जिम्मेदारी है। घबराते क्यों हैं? प्रचंड बहुमत की सरकारें चल रही हैं, इसलिए जो कोएलिशन की कंपल्शन से फंसी इस देश की नीति व्यवस्था थी, उससे बाहर निकलने का साहस दिखाइए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आनंद कुमार, रोहतास हुड्डा साहब, अशोक भारती साहब और प्रोफेसर सुब्रता मुखर्जी साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल आरक्षण की जो नीति है उस पर यकीनन एक पुनर्विचार किए जाने की ज़रूरत है और ये कि जो रोज़ आरक्षण के लिए नई नई जातियों समूह की ओर से मांगें उठ रही हैं उनको भी एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। देश देशांतर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।